डॉक्टर एक ऑनेस्ट सवाल। एक्ने या पिंपल जब हर बार एक ही जगह पर आ रहा है तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या कोई इंटरनल साइन है? सो बेसिकली अगर आपको एक जगह पे एक्ने आया, फिर वो कम हो गया, फिर कुछ दिनों बाद उसी जगह पे एक्ने वापस आता है, तो आपको ये समझना है कि जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम जिसे पोर्स कहते हैं, उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। आपका अगर वो सेबेशियस ग्लैंड अफेक्ट हो चुका है, जिसके अंदर काफ़ी इन्फ्लेमेशन है, उसमें सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो लेट्स से अभी आपका एक्ने बढ़ा हुआ था, आपने ट्रीट किया, वो कम हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से इन्फ्लेमेशन पूरी तरह से जा चुका है। वो इन्फ्लेमेशन अभी भी वहाँ पे माइक्रो लेवल पे है। और इन सब चीज़ों के बीच में जब भी आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ डाइटरी चेंजेस होते हैं, या किसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, इन सारे कंडीशंस में वो इन्फ्लेमेशन वापस बढ़ जाता है और उसी जगह पे एक्ने आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि फेस पे एक्ने आता है, उसके अलावा जॉ लाइन हो गया, बैक हो गया, चेस्ट हो गया, तो क्या ये एक्ने जो इन जगहों पर आता है वो भी खतरनाक हो सकता है? सो जॉ लाइन पे एक्ने आना एक साइन है कि बेसिकली आपका ये एक तरह का हार्मोनल एक्ने है। यूजुअली जॉ लाइन पे एक्ने हम देखते हैं उन फीमेल्स में जो 30 टू 40 के एज ग्रुप में होते हैं। बहुत यंग फीमेल्स या यंग मेल्स में हम जॉ लाइन पे ज़्यादा एक्ने नहीं देखते हैं। बट जॉ लाइन का एक्ने एक इशारा देता है कि ये आपके बॉडी में थोड़े हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, जिसकी वजह से हो रहा है। सेकेंड, बॉडी पार्ट्स पे एक्ने आना, जैसे बैक, चेस्ट, आर्म्स। ये कॉमनली दो तरह के एक्ने हो सकते हैं। एक हो सकता है कि ये फंगल एक्ने है, पिट्रोस्पोरम नाम के कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी वजह से इस तरह के एक्ने आ सकते हैं। या फिर ये एक और निशानी होती है कि आपके बॉडी में जो है कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो रहा है, जिसकी वजह से ये एक्ने आपको बॉडी एरियाज़ में आ रहे हैं। तो कोई भी एक्ने को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि बैक या चेस्ट पे एक्ने है तो ये इग्नोर करने लायक है, क्योंकि हमने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं कि वो एक्ने धीमे धीमे बढ़ के पूरा बैक, पूरा चेस्ट कवर कर लेते हैं और फिर वहाँ पे कई सारे स्कार्स और कीलॉइड्स बन जाते हैं। डॉक्टर अगर एक्ने सिर्फ एक ही साइड फेस पर हो रहा है तो क्या ये साइंस हो सकता है कि हमारे पिलो के कारण ये हो रहा है या कोई लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण ये ऐसा हो रहा है? सो एक स्पेसिफिक एरिया में या एक साइड पे एक्ने होना, इसे हम एक हमारे लैंग्वेज में एक्ने मैकेनिका भी कहते हैं। इसमें कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे अगर आपका मोबाइल है जो क्लीन नहीं है और आप उस मोबाइल को एक ही साइड बार बार यूज़ कर रहे हो, और वो आपके पोर्स को क्लॉग करके उसके बैक्टीरिया को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा आपके पिलो कवर है, या आप जब सो रहे हो तो एक ही साइड पे सो रहे हो और आपका पिलो कवर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक साइड पे आपको एक्ने ज़्यादा आ रहा है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स कंप्लेन करते हैं कि पीरियड आने के जस्ट पहले एक्ने फ्लेयर अप हो रहा है या एक्ने ट्रिगर हो जाता है, तो क्या ये हार्मोनल साइंस है या यस, कुछ और साइंस हैं? यस। सो कॉमनली ये देखा गया है कि पेरी मेंस्ट्रुअल एरिया, यानी पीरियड्स आने के कुछ समय पहले या पीरियड जब आते हैं या उसके कुछ समय बाद, बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल्स के, जो इन एक्ने के जो ग्लैंड्स है जो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है। सो ये उनमें कॉमनली देखा जाता है जिनको ऑलरेडी एक्ने की प्रॉब्लम है। जिनको एक्ने की प्रॉब्लम होती है उनमें जब भी पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे कुछ समय पहले जो है वो एक्ने बढ़ जाते हैं, बिकॉज जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके पहले बॉडी में हार्मोनल सर्ज होता है, और वो हार्मोनल सर्ज आपके सेबेशियस ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, उसके इन्फ्लेमेशन और बढ़ाता है, और जो छोटा सा वाइट हेड, ब्लैक हेड बन के बैठा था वो बड़ा पिंपल बन जाता है। डॉक्टर हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि जैसे ही एक्ने ठीक होने वाला होता है तो तुरंत वापस नए एक्ने शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या कोई साइन है या? सो बेसिकली क्या होता है कि जो एक्ने आपको फेस पे विजिबल होता है, एक्ने के कई स्टेजेस होते हैं। यूजुअली एक्ने की साइकिल 6 टू 8 वीक्स की होती है, जहाँ से एक छोटा सा कोमेडोन शुरू होता है, फिर वो बड़ा पिंपल बनता है, फिर वो और बड़ा होता है और फिर ठीक होता है। तो लेट से कुछ एक्ने हमने आज ठीक किए हैं 20 डेज़ में, लेकिन 20 डेज़ बाद वो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जो थे वो अब एक्टिवेट होकर बड़े पिंपल बन रहे हैं। तो ये कोई ट्रीटमेंट का फेलियर नहीं है, ये बेसिकली एक स्टेप है जिसके थ्रू आपके एक्ने को जाना है। सो ये कॉमनली देखा गया है कि एक्ने जो है 2 या 3 महीने तक आप ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हो, नए नए एक्ने आते रहते हैं। इसलिए हम हमेशा पेशेंट को बोलते हैं मिनिमम आपको 3 टू 6 मंथ्स ट्रीटमेंट लेना है ताकि आपके एक्ने पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके डॉक्टर। डॉक्टर एक और चीज़ हमें पूछनी थी, जैसे जो ऑयली स्किन होते हैं उन वो लोग ज़्यादातर मॉइस्चराइज़र अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये स्किप करना एक्ने को ट्रिगर करता है या हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए? सो बेसिकली क्या होता है
कि जो लोग की स्किन ऑयली होती है वो ये प्रेफर करते हैं कि मैं ज़्यादा फेस वॉश यूज़ करूँ, ज़्यादा चीज़ें यूज़ करूँ जो स्किन को ड्राई रखे। बट बॉडी का रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म ऐसा होता है कि जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो वो और सीबम प्रोड्यूस करती है ताकि स्किन में हल्का सा मॉइस्चर बना रहे, हल्का सा ऑयलीनेस बना रहे। तो ऐसे केसेस में इंटर्न कई बार एक्ने ट्रिगर भी हो जाता है। सेकंड, जब आप फेस को बार बार वॉश करते हो, उसको ड्राई रखने की कोशिश करते हो, तो वो भी इरिटेट करता है स्किन को। तो अगर स्किन ऑयली भी है तो आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, बट लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए ताकि वो आपके स्किन को और ऑयली ना करे और आपके स्किन को इन्फ्लेमेशन की तरफ भी ना जाए। डॉक्टर, लोग बोलते हैं शादी के बाद एक्ने ठीक हो जाता है, ये कितना सच है और आप इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? सो बेसिकली एक्ने एक अलग चीज़ है, शादी एक अलग चीज़ है। सो ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर ली तो एक्ने ठीक हो जाएगा। उल्टा कई बार हमने देखा है कि मैरिज के बाद जब लोकेशन चेंज होता है, डाइट चेंज होता है, थोड़ा स्लीप साइकिल भी चेंज होता है, इसमें कई बार बॉडी जो है वो स्ट्रेस में जाती है और पोस्ट मैरिज काफ़ी टाइम हम हमारे पेशेंट्स में देखते हैं कि एक्ने फ्लेयर होता है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैरिज हो गया, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई तो एक्ने बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्ने और आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। सो एक्ने को आपको एक्ने की तरह ट्रीट करना ही चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए कि शादी होने के बाद ही अपने आप ठीक हो जाएगा। और हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिन्होंने ऐसा किया है और बाद में उनको इतने सारे स्कार्स और मार्क्स गिर जाते हैं जिनको ठीक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर। डॉक्टर, जैसे हम बहुत पेशेंट्स हमें ये पूछते हैं कि बार बार फेस वॉश चेंज करने से क्या ये स्किन को अफेक्ट कर सकता है या? सो आजकल ये कॉमन ट्रेंड बना हुआ है, लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, हर जगह एक्ने की एड्स आती रहती है, क्लियर एक्ने इन 7 डेज़, फेस वॉश से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्रोडक्ट्स चेंज करने से एक्ने ठीक नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी आपकी ट्रीटमेंट में, आपको रूट कॉज़ ढूँढना पड़ेगा कि आपको एक्ने क्यों हो रहा है, आपको प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तभी जाके एक्ने ठीक होगा। अगर आप सोचोगे कि फेस वॉश बदलने से एक्ने ठीक हो जाए, तो वो नहीं होने वाला है। उल्टा उसी के चक्कर में आपकी स्किन और इरिटेट हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी और रिएक्टिव भी हो सकती है। डॉक्टर, एक और चीज़, जैसे हम लोग एड्स में देखते हैं कि 7 डेज़ में एक्ने क्लियर हो जाएगा। ऑल्सो हम ये देखते हैं कि आजकल इंस्टाग्राम या बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इतने एड्स आने लग गए हैं रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो क्या वो हमें ओवर द काउंटर यूज़ करने चाहिए या हमें किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के उसे यूज़ करना चाहिए? सो फर्स्ट थिंग, 7 डेज़ में कोई भी चीज़ एक्ने को क्लियर नहीं कर सकती है। जैसे हमने पहले भी बताया, एक्ने को ठीक होने में समय लगता है। हाँ, अगर आपको 1 या 2 पिंपल है तो आजकल बहुत लोग वो पिंपल पैचेस यूज़ करते हैं, सल्फ़र बेस्ड क्रीम्स यूज़ करते हैं। सिंगल 1 और 2 पिंपल्स है तो वो उससे कंट्रोल में आ सकते हैं, और वो आने की वजह से लोग ये क्लेम करने लगते हैं कि 7 दिन में हमारी क्रीम ने पिंपल ठीक कर दिया। बट पिंपल्स, 1 या 2 पिंपल होना और पूरे फेस पे पिंपल होना, इसमें बहुत डिफरेंस है। जब आपका 20% से ज़्यादा फेस पिंपल से अफेक्टेड है तो ये एक साइन है कि आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, जो सिर्फ एक क्रीम लगाने से सॉल्व नहीं होगा। तो हमेशा हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर 1-2 वाइट हेड्स या 1-2 पिंपल है तो आप ओवर द काउंटर चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो वो आप यूज़ कर लो, सेटल हो जाए तो ठीक है। लेकिन अगर बार बार उसी जगह पे पिंपल आ रहा है या न्यू पिंपल्स निकलते ही जा रहे हैं तो इसका रूट कॉज ढूंढ के इसका ट्रीटमेंट लेना विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, हमने ये भी नोटिस किया है कि जैसे ही हम पेशेंट्स को आइसोट्रेटिनोइन का नाम लेते हैं, पेशेंट पैनिक करते हैं, तो क्या हमें पेशेंट्स को बताना चाहिए ये लेते वक्त उनको क्या समझाना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो जब भी हम आइसोट्रेटिनोइन की बात करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी एक कंसेप्ट बना के आए होते हैं कि आइसोट्रेटिनोइन बहुत ही रिस्की ड्रग है और आइसोट्रेटिनोइन से बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो बेसिकली फिर से वही बात आती है कि ये जो है एक अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, ये एक FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, और ये एक ऐसा मेडिकेशन है जो आपके एक्ने को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है और आपको लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन देता है। हमने ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स को हमने देखा है कि जिनको हमने आइसोट्रेटिनोइन प्रॉपर डोज में दिया है, जिन्होंने प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए आइसोट्रेटिनोइन लिया है, उनको लंबे समय तक पिंपल से छुटकारा मिल जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स जो है, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है आपके लिप्स ड्राई होना, स्किन ड्राई होना, जो इजीली मैनेजेबल है। हाँ, कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि आइज़ में ड्राइनेस आना, जॉइंट पेन्स होना,
हम नॉर्मली जब भी पेशेंट्स को ये दवाइयाँ देते हैं, हम कॉमनली कोई भी डॉक्टर ये पूछते रहता है पेशेंट को कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, और मॉनिटरिंग चालू होती है। अगर कभी भी ऐसा कुछ सेंस आता है कि साइड इफ़ेक्ट सीरियस हो रहा है तो उसको इमीडिएटली मैनेज किया जाता है। पर ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये बहुत लो, लेस देन 1% केसेस में ये साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। एंड अगेन जैसे आप मेडिकेशन बंद कर देते हो ये साइड इफ़ेक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं। सो आइसोट्रेटिनोइन से डरना नहीं चाहिए, बट खुद नहीं लेना चाहिए। अगर आपको आइसोट्रेटिनोइन लेना है तो आप कृपया करके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनके गाइडेंस में ही लें, क्योंकि वो आपके एक्ने के ग्रेड, आपका बॉडी वेट, आपके बाकी के लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आपको प्रॉपरली प्रिस्क्राइब करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर। डॉक्टर, हमने ये भी देखा है कि पेशेंट्स हमेशा ये क्वेश्चंस के साथ आते हैं कि हमें कौन सा मेकअप यूज़ करना चाहिए या कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। सो बेसिकली अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो प्रेफरेबली आप कोई भी मेकअप यूज़ करते हो उसके पहले आपको एक सिंपल ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। मेकअप जो है आपको आपका पर्सनलाइज्ड यूज़ करना चाहिए। कॉमन मेकअप्स, कॉमन ब्रशेस, कॉमन पैड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। और आजकल कई सारे ब्रांड्स नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप ला चुकी है, तो आपको वो पैकेट पे देखना चाहिए कि ये नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप है या नहीं। इससे आप आपका मेकअप कर भी सकते हो और नए एक्ने आने से खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। सेकेंड, अगर आप मेकअप कर रहे हो तो मैक्सिमम 2 to 4 आवर्स, इससे ज़्यादा समय के लिए आपको मेकअप नहीं रखना चाहिए। और इमीडिएटली आपका इवेंट ख़त्म होते ही उसको प्रॉपरली फेस वॉश करके प्रॉपरली वापस मॉइस्चराइज़र लगा के फिर ही बाकी का काम करना चाहिए। सेकेंड, सनस्क्रीन की जब हम बात करते हैं तो सनस्क्रीन यूज़ करना एक्ने के केसेस में ज़रूरी होता है, बिकॉज एक्ने जब भी जाता है तो वो मार्क्स छोड़ के जाने की उसकी टेंडेंसी होती है। तो अगर हमें एक्टिव एक्ने है और उसी समय हम धूप में घूम रहे हैं तो चांसेस है कि वो एक्ने ज़्यादा मार्क्स छोड़ के जाए। तो सनस्क्रीन जो है इसको प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन सनस्क्रीन में भी हमें ये देखना चाहिए कि लेबल पे लिखा होना चाहिए नॉन कोमेडोजेनिक। अगर नॉन कोमेडोजेनिक लिखा है वही सनस्क्रीन एक्ने वाले पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। डॉक्टर, एक और मिथ है कि हमें ओवर द काउंटर सनस्क्रीन्स यूज़ करना चाहिए या मेडिकेटेड सनस्क्रीन्स यूज़ करना चाहिए। सो बेसिकली अगर आपको प्रॉपर एक्ने है और आप एक्ने की ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो आपको प्योरली मेडिकेटेड सनस्क्रीन ही यूज़ करनी चाहिए, ताकि जो डॉक्टर है आपकी स्किन टाइप, आपके स्किन कलर, आपका एक्ने की सिवियरिटी और आपका डेली रूटीन कि आपका सन एक्सपोजर कितना है, आपका डेली वर्क कैसा है, उस हिसाब से आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। डॉक्टर, जैसे हम देखते हैं कि पेशेंट हमें हमेशा ये पूछते हैं कि जैसे ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो और एक्ने बढ़ जाते हैं, तो Correct. इस चीज़ में हमें ट्रीटमेंट छोड़ देना चाहिए या ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर एक्ने का अपना 6 to 8 वीक्स का साइकिल होता है। तो जैसे कुछ बड़े बड़े पिंपल्स आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स नज़र आ रहे हैं, तो जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, जो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स या छोटे पिंपल्स है वो जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद बाहर निकल के कम होने वाले थे, उसकी जगह वो ट्रीटमेंट के वजह से थोड़ा फास्ट इवोल्यूशन होके वो बाहर निकल के कम होंगे। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं पर्जिंग। जब भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो जिसके वजह से आपका जो स्किन का टर्नओवर रेट है वो बढ़ जाता है, उस वजह से वो पिंपल जो है आपको लगता है कि ये ज़्यादा आ गया है और पेशेंट डर जाते हैं कि ट्रीटमेंट शुरू की पिंपल बढ़ गया। बट ये बहुत कॉमन है कि जब भी आप कोई रेटिनॉइड या आइसोट्रेटिनोइन शुरू करते हो तो आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो होते हैं वो पिंपल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो उतने ही जल्दी रिजॉल्व भी हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद अगर न्यू एक्ने आ रहा है तो उससे डरना नहीं चाहिए, आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। वो आपको इसके साथ सोल्यूशन देके इसको फास्ट रिजॉल्व करने में मदद करेंगे। डॉक्टर, जब हम पेशेंट्स देखते हैं तो पेशेंट्स हमेशा ही हमें ये पूछते हैं कि जो एक्ने मार्क्स है ये फेड हो सकते हैं टाइम के साथ, और जो गड्ढे पड़े उनका क्या इलाज है। इसीलिए हम हर पेशेंट को कहते हैं कि आप जितना जल्दी आपका एक्ने ठीक करोगे, जितना फास्ट आपका एक्ने रिजॉल्व होगा, उतने कम आपके फेस पे मार्क्स और गड्ढे आएंगे। मार्क्स जो होते हैं ब्लैक मार्क्स या रेड मार्क्स, उन्हें हम 95 to 100% तक रिकवर करवा सकते हैं विथ हेल्प ऑफ वेरियस ट्रीटमेंट्स, जिसमें क्रीम्स भी हेल्प करती है, कुछ लेज़र ट्रीटमेंट्स भी होती है, पील्स होती है जो इन मार्क्स को कम्प्लीटली रिड्यूस करने में हेल्प करती है। लेकिन जो गड्ढे होते हैं इन्हें एक्ने स्कार्स कहा जाता है। इनमें भी आजकल काफ़ी नई ट्रीटमेंट्स आई है जो हेल्प करती है, बट एक्ने स्कार्स जो है कोई भी 100% रिजॉल्व नहीं कर सकता है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पिंपल को जल्द से जल्द ठीक करें ताकि मार्क्स कम आए।
अगर मार्क्स आपको आ भी गए हैं, रेड मार्क्स है या ब्लैक मार्क्स है, तो वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं। स्कार्स भी कम होते हैं, बट स्कार्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी इंटेंसिव ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर जैसे पिंपल दबाने से या पिंपल फोड़ने से उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं? सो सबसे पहला तो जो आप ये डिस्क्राइब कर रहे हो, पिंपल दबाना या पिंपल फोड़ना, इसे हम एक्ने एक्सकोरी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब भी आप एक पिंपल को स्क्रैच कर देते हो या फोड़ देते हो, तो सबसे पहले जो आपका एपिडर्मिस है, आप उसका बैरियर ब्रेक कर देते हो, जिसकी वजह से वहाँ पे और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। सेकंड, जब आप पिंपल दबा के फोड़ते हो, तो जो भी अंदर इन्फ्लेमेटरी मटीरियल था, वो उस जगह से निकल के आजू बाजू की स्किन में चला जाता है, जो आपके इन्फ्लेमेशन को और बड़ा कर सकता है। तो हमने कई बार देखा है, मेनली दो चीज़ें होती है जब आप पिंपल फोड़ते हो। वो पिंपल छोटा था, वो और बड़ा हो जाता है, या सेकंड, जब वो पिंपल ठीक होता है तो वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक कलर का, एक प्रॉपर ब्लैक कलर का स्पॉट गिर जाता है। अब ये दोनों ही चीज़ों को ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब आपका पिंपल बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर उसमें हमें इंजेक्शन देना पड़ता है, या छोटा सा नीडल से प्रिक करके अंदर से पस निकालना पड़ता है। और जब आप ब्लैक स्पॉट छोड़ देते हो तो वो ब्लैक स्पॉट ईज़िली जाता नहीं है। हमने कई पेशेंट्स में देखा है, कंटिन्यूस लंबे समय तक ट्रीटमेंट करने के बाद भी 10-15% वो ब्लैक स्पॉट वहीं पे रह जाता है। सो इसीलिए पिंपल को बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं करना चाहिए, पिंपल को बिल्कुल भी दबा के फोड़ना नहीं चाहिए। हमने ये भी कई बार पेशेंट से सुना है कि जैसे हम इंजेक्शन, आपने अभी बताया कि इंजेक्शन लेते हैं कई बार कुछ कुछ एक्ने में, तो ये कौन से टाइप के एक्ने में लेना चाहिए और क्या ये सेफ़ होता है? सबसे कॉमनली जिन एक्ने में हम इंजेक्शन देते हैं उन्हें कहा जाता है नोडुलोसिस्टिक एक्ने। या फिर अगर छोटा एक्ने भी है, समझो किसी की शादी है, परसों शादी है और आज उसको 2 बड़े एक्ने आ गए, तो इस समय में सिर्फ़ और सिर्फ वो इंजेक्शन ही है जो वो आपके वो एक्ने को 2 दिन में फ्लैट कर सकता है। और जब आपको बड़ी-बड़ी गाँठें हैं, बड़ी-बड़ी फोड़े हैं, जब आपको हाथ घुमाने पे दर्द हो रहा है, वैसे एक्ने जिसे हम नोडुलोसिस्टिक एक्ने कहते हैं, उसमें इंजेक्शन अच्छे से काम करता है। ये इंजेक्शन का मेन पर्पस होता है वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन बिल्डअप हुआ है, वो इन्फ्लेमेशन को कम करना। सिर्फ इंजेक्शन पूरी ट्रीटमेंट नहीं है, इंजेक्शन सिर्फ उस लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है। इसके साथ-साथ आपको आपके मेडिकेशंस, क्रीम्स चालू रखने हैं ताकि बॉडी के अंदर से भी जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो भी पूरी तरह से कंट्रोल में आए। डॉक्टर, हमें कब समझना चाहिए कि एक्ने जो है वो सिर्फ एक स्किन इशू नहीं बल्कि बॉडी का एक इंटरनल इशू हो सकता है, या बॉडी एक साइन दे रही है कि अंदर कुछ ख़राब है? एक्ने को लोग बहुत लाइटली लेते हैं। हम कई पेशेंट्स को देखते हैं, कल ही की बात बताता हूँ, एक पेशेंट आई थी, उनको उनके बेटे को हेयर का कुछ प्रॉब्लम था और स्किन के में बहुत सारे पिंपल्स, बट उनको हेयर की ज़्यादा चिंता थी, पिंपल्स की चिंता नहीं थी। वो 16 साल का है, पिंपल्स तो आएंगे चले जाएंगे। लेकिन जब आपके दोनों चीक्स पे एक्ने बड़े बड़े आ रहे हैं तो ये एक साइन है कि आपके बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ चालू है। आपकी सिर्फ स्किन में प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक हार्मोनल चेंज नहीं है, इसके साथ साथ आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी है और इसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए। हाँ, प्रिवेंशन भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आपके लाइफस्टाइल भी सही होना ज़रूरी है, डाइट भी अच्छा होना ज़रूरी है। लेकिन जब आपको दोनों चीक्स पे, फोरहेड्स पे, अलग अलग जगहों पे एक्ने दिखने लगे और वो एक्ने बड़े हो और वो दर्द भी दे रहे हो, इसका मतलब ये एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक आपका सिस्टमिक प्रॉब्लम है और इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डॉक्टर, जैसे अगर कोई 2 या 3 साल तक एक्ने को इग्नोर कर रहा है तो उसका रियलिस्टिकली क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? सबसे पहले स्कार्स बन सकते हैं, दूसरा पिगमेंटेशन हो सकता है, तीसरा रेडनेस आ सकती है चेहरे पे, चौथा जो है बड़े बड़े फोड़े जैसे सिस्ट्स होते हैं वो बन जाते हैं, और फिफ्थ आप उस पेन के साथ इतने सालों तक जी रहे हो जो आपके खुद के कॉन्फिडेंस को लो कर सकता है। ये सबसे कॉमन चीज़ें होती है जो पॉसिबल है अगर आप एक्ने को 2 या 3 साल तक स्किन पे रहने दो। डॉक्टर, क्या एक्ने का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है? देखिए, एक्ने ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप ट्रीट ना भी करोगे तो भी कुछ समय बाद ठीक होगा, लेकिन वो ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जाएगा आपको जहाँ से एक्चुअली में आप रिटर्न नहीं आ सकते, क्योंकि वो आपके स्किन के कोलाजन को डैमेज करके जाएगा और बड़े बड़े गड्ढे गिरा के जाएगा स्किन पे। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न एक्ने में वही है कि आपने ट्रीट नहीं किया, वो इन्फ्लेमेशन इतना सीवियर हो गया कि उसने आपके पूरे स्किन के कोलाजन को डैमेज कर दिया और आपके फेस पे कई सारे स्कार्स डेवलप हो गए। जैसे हम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर, क्या ये परमानेंटली क्योर हो सकता है? तो इस पे आपका क्या टेक है? एक्ने जो है ये एक बेसिकली कॉम्बिनेशन है हार्मोनल इम्बैलेंस, डाइटरी इरेगुलरिटीज़,
एक्सटर्नल फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से एक्ने होता है। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि एक्ने पूरी तरह से क्योर हो गया, लेकिन हम एक्ने को पूरी तरह से क्लीन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप आपका लाइफस्टाइल मेंटेन रखो, अगर आप आपका डाइट मेंटेन रखो, आप डैंड्रफ को प्रिवेंट करो, आपका स्लीप साइकिल नॉर्मल है, आपका स्ट्रेस लेवल कम है, तो हमने ये बहुत, आप एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हो, तो हमने ये कई पेशेंट्स में देखा है कि कई सालों तक उनको कोई एक्ने का प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, एक आधा एक्ने कभी आ जाता है जो वो क्रीम लगा लेते हैं तो बैठ जाता है, बट ऑलमोस्ट 50 to 60% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एक बार 6 to 8 मंथ्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लेते हैं और बाद में अपनी लाइफस्टाइल, अपना बाकी का सारा प्रिकॉशंस अगर मैनेज करते हैं तो उन्हें एक्ने वापस नहीं आता है। आता है तो भी एक आधा एक्ने आता है जो इजीली रिजॉल्व हो जाता है। डॉक्टर, स्कैल्प हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है? और बहुत बार पेशेंट्स पूछते हैं कि डैंड्रफ से एक्ने कैसे होता है। सो स्कैल्प हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डैंड्रफ जो होता है वो यूजुअली आपके बैक एक्ने को बढ़ाता है। डैंड्रफ के जो फ्लेक्स होते हैं वो आपके पोर्स को ब्लॉक करके बैक एक्ने को बढ़ाते हैं। और डैंड्रफ एक ऐसा कंडीशन है जो दिखाता है कि सिबोरिया है आपके स्किन में, मतलब आपके सिबेशियस ग्लैंड्स जो है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा सीबम बन रहा है, उसमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रहा है। तो आपको आपके स्कैल्प को हाइजीनिक रखना चाहिए। अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहिए ताकि वो डैंड्रफ क्लीन रहे। डॉक्टर, बहुत बार पेशेंट्स आते हैं कि जब से उन्होंने जिम शुरू किया है उसके बाद से एक्ने या तो ट्रिगर हो गया है या नए एक्ने आना शुरू हो गया है, तो क्या ये मिथ है? और अगर ये मिथ नहीं है तो इसका क्या प्रिवेंशन है? सो डायरेक्टली जिम पर से एक्ने नहीं बढ़ाता है, लेकिन बहुत लोग जो है प्रोटीन पाउडर लेना स्टार्ट करते हैं, सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं, उसमें कई बार देखा गया है कि एक्ने बढ़ जाता है। और ये काफ़ी स्टडीज़ में प्रूवन भी है कि जो वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स है इससे एक्ने की एक्टिविटी बढ़ सकती है। हालांकि ये हर किसी में नहीं होती है। हमने कई पेशेंट्स में देखा है कि वो वे प्रोटीन ले रहे हैं, रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं और उनको एक्ने नहीं आ रहा है। सो ये चीज़ जो है, अगर आपको एक्ने ट्रिगर हो रहा है तो आपको वे प्रोटीन कम्प्लीटली अवॉइड करना है। और इसका ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप जितना वे प्रोटीन ले रहे हो उसके सामने आप उतना वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कई लोग होते हैं जो जिम में जाते हैं, 15-20 मिनट कार्डियो एक्टिविटी करते हैं और घर आके वे प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में आप डेफिनेटली एक्ने को ट्रिगर कर दोगे। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब जिम जाते हो तो आप जो नॉर्मल ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसका इंटेक कम कर देते हो और प्रोटीन रिच इंटेक ज़्यादा बढ़ा देते हो। तो ये इम्बैलेंस भी जो है आपके एक्ने को ट्रिगर कर सकता है। ओके डॉक्टर, जैसे हम कई बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि कोई विटामिन की डेफिशिएंसी से एक्ने हो सकता है, तो आपका इस पे क्या टेक है? नहीं, ऐसा कहीं पे कोई प्रूवन नहीं है कि कोई विटामिन की डेफिशिएंसी से एक्ने होता है। तो ऐसा कोई लिटरेचर कहीं मेंशन नहीं है कि स्पेसिफिक ये विटामिन आपके बॉडी में कम हो गया तो आपको एक्ने आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बट क्या जैसे हम विटामिन B12 के इंजेक्शंस लेते हैं या विटामिन D के इंजेक्शंस लेते हैं तो क्या वो ट्रिगर कर सकता है एक्ने को? सो B12 के इंजेक्शन से एक्ने ट्रिगर हो सकता है क्योंकि उसका एक पाथवे है जिसमें अगर आप B12 का इंजेक्शन जैसे आप बैक टू बैक डोजेस ले लेते हो, हम कई पेशेंट्स में देखते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं जो 7 डेज़ कंटिन्यूस बैक टू बैक B12 के इंजेक्शंस लेते हैं और उनके बैक एक्ने, बॉडी एक्ने ट्रिगर हो जाते हैं। सो यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं काफ़ी पेशेंट्स को कि B12 आपको अगर लेना भी है तो 1 वीक या 1 in 15 डेज़ लीजिए, बैक टू बैक मत लीजिए क्योंकि ये कई बार एक्ने को ट्रिगर करता है। जी। बस एक लाइन याद रखिए, एक्ने का मतलब पैनिक नहीं है, लेकिन इसे डिले भी नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी और जितना साइंटिफिकली आप एक्ने को ट्रीट करोगे उतना अपने फेस को क्लियर रख पाओगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।